नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक और नए मुद्दे को लेकर हम लोग पहुंचे हैं, समान शिक्षा के अधिकार को। आइए चलिए हम बात करते हैं यहाँ पहुंचे हुए लोगों से और खासकर महिलाओं से, जिन्होंने इस आंदोलन में जान फूंकी है, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम मुदिता है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन से हूँ और मैं यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा हूँ। आज यहाँ पर ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के कॉल पर हम नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ अपना विरोध और अपना आक्रोश दर्ज करने मौजूद हुए हैं। और आज ये हमारा पहला प्रदर्शन नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ, शिक्षा में निजीकरण के खिलाफ, शिक्षा के अनौपचारिकरण के खिलाफ जो आंदोलन है वो बहुत पुराना है। और नई शिक्षा नीति 2020 का आंदोलन तो पिछले कई सालों से जनता ने देखा है, सरकारों ने भी देखा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आपदा के समय में अवसर खोजकर इसे पास कर दिया गया है, बाकी अन्य काले कानूनों की तरह। आज हालत ये है कि जिससे न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जिसके काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं, जो स्कूल अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस पे करने में असक्षम है, उसकी शिक्षा को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है कि यूनिवर्सिटी हो चाहे स्कूल हो, अगर आपके पास पूरे घर में केवल एक स्मार्टफोन है या स्मार्टफोन नहीं है, या स्मार्टफोन है तो इंटरनेट रिचार्ज करवा पाने की आपके पास सुविधा नहीं है, तो आप पढ़ने की उम्मीद छोड़ दीजिए। आज ये हालत है कि बाकी सभी गैर ज़रूरी, जिन्हें हम कहेंगे जो बुनियादी ज़रूरतें नहीं है, डिस्क है, पब है, सिनेमा घर है, वो सब कुछ खुले हैं, यूनिवर्सिटी नहीं खुली। स्कूल भी बहुत जनता के मांग उठाने के बाद खोले गए, पर उसके बाद भी सवाल ये उठ जाता है कि आखिर जो फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन है, उसमें जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन जिसकी हम बात करते हैं, सरकारी वित्त पोषित जो शिक्षा है, उसका लाभ आखिर आज किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है। स्कूलों की बात कर लें, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कौन बच्चे हैं? क्या वो शिक्षा मंत्री के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या वो मुख्यमंत्री के बच्चे हैं? क्या वो केंद्रीय मंत्री के बच्चे हैं? नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी, दिल्ली की राजधानी में भी हालत ये है कि जो डेली वेजर फैक्ट्री में काम करते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बच्चे पढ़ते हैं, जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, या जो खेत मजदूर हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो उन स्कूलों के बच्चे आखिर आगे जाके उच्च शिक्षा में उन्हें कहाँ अवसर मिलता है, कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है? तो नई शिक्षा नीति 2020 के आने के पहले भी जो करस्पॉन्डेंस मोड्स ऑफ एजुकेशन है वो उसमें दाखिला लेने को मजबूर होते हैं, क्योंकि यहाँ स्कूल, यहाँ कॉलेज नहीं खुलते, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिक फंडेड एजुकेशन में सीट्स नहीं बढ़ाई जाती, और वो मजबूर होते हैं कि दूरस्थ शिक्षा में एडमिशन लेने के बाद वो इधर उधर कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी करने को मजबूर हो जाते हैं। आज सरकारों ने क्या किया है कि गांव में, आदिवासी इलाकों में, जहां पर पहले से या तो स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, खस्ता हाल स्कूल है, जहां कम बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा, या फिर जहां स्कूल ही नहीं है, जहां केवल आंगनवाड़ी है, वहां पर कई गाँवों के लिए एक बड़ा स्कूल खोला जाएगा। आप वहाँ तक पहुँच जाएँ, दाखिला ले लें, अच्छी बात है। नहीं ले पाएँ तो आप स्कूल के समय से ही दूरस्थ शिक्षा में एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद शिक्षा पर आपकी जो जिम्मेदारी सरकार की होती है वो उससे हाथ पूरी तरह से फेर। लेकिन सच्चाई तो मैम ये भी है ना कि सरकारी स्कूलों को कई क्षेत्रों में बंद किया जा रहा है, वहाँ प्राइवेट स्कूल को खोला जा रहा है। देखिए, प्राइवेट स्कूल इस देश में इतनी तादाद में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि सरकार जो है गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत को सुधारना ही नहीं चाहती है। नहीं तो दिल्ली में ही जो सरकारी स्कूलों का एक मॉडल पेश किया जाता है बाकियों के बेहतरी के मुकाबले, तो आखिर अगर दिल्ली के भी गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे हैं तो दिल्ली के जो मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो अपने बच्चों को दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में भेजते हैं या प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं? ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। फिर दिल्ली की बात छोड़ दें हम, जो बाकी इलाके हैं देश के जहाँ पर आंगनवाड़ी है महज, जो केवल 26 जनवरी 15 अगस्त को खुलती है, और स्कूल नहीं है आज भी, या स्कूल है तो बहुत खस्ता हालत में है, उसे बंद कर दिया जाएगा। तो मेरी जो बहनें, जो लड़कियाँ पढ़ती हैं, जो महिलाएँ गाँव में रहती हैं, क्या वो कभी स्कूल तक पहुँच पाएंगी? जो मजदूर के बच्चे हैं, जो सफाई का दलितों के बच्चे हैं, वो स्कूल तक पहुँच पाएंगे? जब वो नहीं पहुँच पाएंगे तो मजबूरन 5वीं, 6वीं, 7वीं में उनको स्कूल से दूर होकर कोई ना कोई नौकरी, जिस तरीके की नौकरी उनके माता पिता करते हैं, उसी तरीके के ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस में वो सीमित रह जाएंगे। और आज हमने देखा है कि सरकारी स्कूलों में स्किल बेस्ड एजुकेशन के नाम पर क्या सिखाया जा रहा है? पंचर जोड़ना, जूता ठीक करना,
ये सब चीज़ें आप क्या प्राइवेट स्कूल में, आप SUPW में भी ये सब चीज़ें नहीं सिखाते? किसी अधिकारी के बच्चों को क्यों नहीं सिखाया? नहीं सिखाते हैं, वो इसलिए नहीं सिखाते हैं क्योंकि फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, प्रोफेसरी में, इन सब में फिर गरीब के बच्चे के आने के भी चांस हो जाएंगे ना, अगर आप उनको भी वही चीज़ें सिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो पहले से ही दोहरी शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज में मौजूद है, वो पिछली जो जितनी भी शिक्षा नीतियाँ हैं उनमें लगातार कोशिश की गई है कि शिक्षा का निजीकरण और अनौपचारीकरण का रास्ता साफ किया जाए। और 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उसने साफ साफ वंचित समुदायों से आने वाले जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए उम्मीद के सभी द्वार बंद कर दिए हैं। तो आज ये शिक्षा, समान शिक्षा की लड़ाई बहुत बुनियादी लड़ाई है, क्योंकि शिक्षा से लोगों की कल्पनाएं, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की समाज में बेहतर स्थिति स्थापित कर पाने की जो एक टीस है वो जुड़ी है। और अगर वही खत्म हो जाती है तो समाज में हम गैर बराबरी, शोषण और समानता लाने के मतलब गैर बराबरी और शोषण मुक्त समाज स्थापित कर पाने की एक पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और समाज में एक समान समाज, एक इक्वल समाज, एक इंक्लूसिव समाज इस्टेब्लिश कर पाने की हमारी जो कोशिश है, जो संघर्ष है, उसके वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमारी दोहरी शिक्षा के नीति के खिलाफ, दोहरी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इसी के साथ हमारे संघर्ष को ज़रूरी है आम जनता के बाकी संघर्षों से जोड़ना, जैसे कि जो मजदूर कानून जैसे हमने देखा, जिसको 8 से बढ़ाकर 12 घंटे आज मजदूर के काम के घंटों को बढ़ा दिया गया है, उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। जो काले कृषि कानून आए हैं, जिसमें साफ साफ कॉरपोरेट को पूरा वो दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से वो आप समझ लीजिए जो बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनका दाम जब अब बढ़ेगा नए कृषि कानूनों के तहत, तो उसकी मार कौन झेलेगा? गरीब मजदूर किसान जो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने को मजबूर है। तो जब वो इसकी मार झेलेंगे तो समाज में बराबरी और एक बेहतर स्थिति स्थापित कर पाने की उनकी जितनी भी उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आप भी कुछ इसमें कहेंगे? मेरा नाम प्रीति है और मैं बलजीत नगर के इलाके से आई हूँ। क्रांतिकारी युवा संगठन की सदस्य हूँ और ये हम यहाँ पे सब किस लिए एकत्रित हुए ये सब जानते ही हैं। ये 2020 की जो शिक्षा पॉलिसी है, इसमें शिक्षा पॉलिसी कम है, इसमें बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित ही रखा जा रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि खास करके बहुत सारे दिल्ली में ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा पैसा नहीं है। और आज के लिए हर बच्चा या किसी से भी पूछा जाए कि अगर आप अपने बच्चों को कैसे स्कूल में पढ़ाना चाहोगे, तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूलों में तो बिल्कुल भी नहीं कराएगा, क्योंकि वो खुद जानते हैं उनके हालात कैसे हैं। चाहे वो बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, यहाँ तक कि खुद एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूलों में नहीं कराएगा। लेकिन अभी हाल में नीट का रिजल्ट आया है। नीट में दिल्ली सरकार ये कह रही है कि सबसे ज़्यादा जो क्वालिफाई बच्चे हुए हैं वो सरकारी स्कूलों से हुए। 400 कुछ बच्चों की संख्या है जो गवर्नमेंट स्कूल से जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। यहाँ पर भी हमारा सवाल बहुत ज़रूरी है ये कि जो डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो है इंडिया में, वो उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि आखिर कितने डॉक्टर, कितने नर्स हमें चाहिए और आखिर मेडिकल फ्रेटर्निटी में कितनी सीटें खोली जाती हैं। तो अगर हम इसी बात में खुश हो जाएंगे कि सरकारी स्कूल के कुछ बच्चों को नीट में दाखिला मिला है, तो ये सवाल भी पहली बात तो पूछना ज़रूरी है कि क्या वो बच्चे वो हैं जो आदिवासी इलाकों में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ से आते हैं या दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं। तो आदिवासी इलाकों में, गाँव में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चे आ पा रहे हैं क्या? नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी बात तो ये कि कट ऑफ का जो सिस्टम है, चाहे वो मेडिकल की एग्जामिनेशन हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन हो, इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन हो, कट ऑफ का सिस्टम इस तरीके से स्थापित किया गया है कि सीट्स कभी ना बढ़ानी पड़े। लिमिटेड सीट्स पर ही हमेशा आप जनता में झगड़ा हो और जो प्राइवेट स्कूल से आ रहे हैं, जो बेटर, आप ये समझ लीजिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आ रहे हैं, उसमें कौन से बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर पाते हैं एग्जाम्स? या तो वो केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे हैं, या वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो बेटर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनसे आते हुए बच्चे हैं। क्या वो बच्चे आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश में बादल, भादल, भिताड़ा, ये सब जो आदिवासी गाँव हैं, वहाँ के स्कूल के बच्चे आ रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। और अगर इक्का दुक्का आ भी रहे हैं तो वो ये नहीं
रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके इलाके के सभी बच्चों की स्थिति इस लायक हो गई है कि वो सभी एडमिशन सीख कर पाएँ। तो यहाँ पर ये कट ऑफ सिस्टम का भी एक विरोध करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कट ऑफ सिस्टम एक तरीके से फ़िल्टर लगाया गया है सरकार द्वारा गवर्नमेंट पब्लिक फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कि एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट स्कूल के एजुकेशन लिए हुए बच्चों का आ जाएगा और एक छोटा हिस्सा जो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो थोड़े बेहतर स्थिति से हैं या बेहतर गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं उसका भी आ जाएगा, ताकि हम ये जनता को कह सकें कि देखो गवर्नमेंट स्कूल से भी बच्चे आ रहे हैं। सवाल ये है कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से भी बच्चे आ रहे हैं, ये क्यों नहीं कह रहे कि सभी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को दाखिला क्यों नहीं मिल पा रहा? अगर जितने भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनमें से जितने भी बच्चे चाहते हैं कि वो आगे जाके मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सभी दाखिला क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अगर वो चाहें भी तो ले सकते हैं क्या? नहीं, उतनी सीटें ही सरकार तैयार नहीं करती, उतने मेडिकल कॉलेजेस ही सरकार नहीं खोलती। और इसीलिए आज क्यों लॉ स्कूल देख लीजिए, मेडिकल स्कूल देख लीजिए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए, ये प्राइवेट कॉलेजेस क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि जब उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो केवल समाज का एक हिस्सा ही इस तरीके के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को एक्सेस करके उनमें नौकरी ढूंढ पाएगा। साथ में ये भी तो हो रहा है सरकारी कॉलेजेस की जो सीट्स है उन्हें कम किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं अपना ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ और अब मास्टर्स कर रही हूँ, मुझे 4 साल से अधिक हो गया है। और 4 सालों में ऐसा नहीं मैंने देखा कि कोई नया स्कूल कॉलेज खुला हो या किसी प्रतिशत की सीटों में वृद्धि हुई हो। जिस साल मैंने दाखिला लिया उस साल भी 60 से 70 हज़ार दाखिले हुए और अभी भी लगभग महज उतने ही दाखिले होते हैं। तो आप ये बताइए, जितने स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं उन सभी में इवनिंग कॉलेज नहीं चल सकता है क्या? पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि नए कॉलेज क्यों नहीं खुलते, इसका ये साफ कारण ये क्यों नहीं खुलते, क्योंकि जब आप स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो आपको शिक्षा के प्रति जितना आपको बजट एलोकेट करना चाहिए, जितना खर्चा आपको करना चाहिए, वो आपको लगाना पड़ेगा। सरकार की जो एक काला धन की जो उनकी इनकम है वो कम हो जाएगी। और दूसरी बात, सबसे मेन बात यह है कि वंचित समुदाय से आने वाले लोगों के चांस बढ़ जाएंगे कि वो भी बराबर शिक्षा लेके अपना हक हासिल कर पाएँ, जो सरकारें नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि जातिवाद समाज में बना रहे, सरकार चाहती है कि महिला उत्पीड़न समाज में बना रहे, और सरकार चाहती है कि गैर बराबरी का ये ढांचा ना टूटे, और इसीलिए इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है। मेरा नाम प्रीति है, मैं 12th क्लास में हूँ। आज मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि शिक्षा में आज भी हमारे स्कूल की हालत देखी जाए तो केवल इंग्लिश मीडियम की क्लासेस 2 हैं, बाकी सारे हिंदी मीडियम में। उसमें भी कभी भी टीचर्स आते हैं या फिर नहीं आते, और वो लोग जो व्हाट्सएप पे नोट्स भेजते हैं, अगर उनसे क्लास में पूछ लिया जाए मैम एक बार आप समझा दो, तो वो साफ ये बात कह के इनकार कर देते हैं कि हमने इसे समझा दिया था, वो तुम्हारी गलती है, तुमने ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं ली, तुम्हें वीडियो भेजी गई थी तुम उसमें समझ लो। ये हालत है। मैंने अपनी प्रिंसिपल से एक बात बोली थी कि क्या मैम मैं डेली स्कूल आ सकती हूँ, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया बेटा अगर तुम आ रही हो तो बाकी की क्लासेस भी यही बोलेगी कि हम भी आएंगे, तो इससे अच्छा है कि तुम घर बैठ के पढ़ाई करो। टीचर्स की हालत ये है कि वो लोग जो काम दे रहे हैं वो समझाने के लिए तैयार नहीं है। प्रिंसिपल से बात कर लो तो वो साफ इनकार कर दे रहे हो। स्कूलों की तो बद से बदतर हालत है। वहाँ के वॉशरूम जाके देख लो आप, वॉशरूम इतने गंदे हैं कि आधी से ज़्यादा गर्ल्स वहाँ वॉशरूम में जाना नहीं पसंद करते। पानी नहीं आता, पीने के पानी के लिए लाइनों में लगो, अगर पानी पीना है तो लाइनों में लगो। कई सारी गर्ल्स की तो इस वजह से छुट्टी कर लेते हैं, टीचर समझा नहीं रही है, घर में इतने काम होते हैं, क्लास ढंग से प्रॉपरली मिल नहीं रही है। तो ये हालत है सरकारी स्कूलों की। आज मुझे खुद स्टूडेंट हो गए, यहाँ छुट्टी करके हम आए हैं ताकि हमारी आवाज़ को सुना जाए, और हम सभी इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम एकजुट हों और इस आंदोलन को एक साथ आगे बढ़ाएं। और साथ में ही जो टीचर्स हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि हर स्टूडेंट को हर चीज़ नहीं आ सकती। वो समझाने के लिए क्यों तैयार नहीं है, वो अपने फ़ोन चलाने के लिए उनके पास टाइम है। एग्ज़ाम आ गए हैं, टीचर से पूछने चले जाओ, एक भी टीचर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहे हैं कि आप देखो ना ऑनलाइन, आपको पहले ही 6 महीने पहले वीडियो आपने वीडियो तो भेज दिया, आपको ये पता है कि घर में बच्चे के पास फ़ोन है या नहीं है। ये हालत है स्कूलों की। तो ये तो सच्चाई समान शिक्षा के अधिकार की लड़ाई चलती रहेगी। आपको याद होगा मैं मध्य प्रदेश गया था, मध्य प्रदेश के कटना, सीधी, रीवा वगैरह की जगह हम गए। वहाँ पे हमने देखा कि कम से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइमरी स्कूल होता है, और प्राइमरी स्कूल 7 से 8 किलोमीटर। और अगर हम बात करें वहाँ इंटर कॉलेज की, तो वहाँ पे अगर हम बात करें 15 से 20 किलोमीटर तक कोई इंटर कॉलेज नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में वहाँ बच्चे पढ़ेंगे कि प्राइमरी पे जाकर ही बच्चे छोड़ देते हैं। और इसीलिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश आदिवासी क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, वहाँ पे बच्चे 5वीं के बाद तो पढ़ाई छोड़ ही देते हैं। और साथ में उसमें सबसे बड़ा रेशो अगर हम बात करें तो वो महिलाओं का है, क्योंकि माता पिताओं को डर लगता है कि 5 किलोमीटर अपनी बच्ची को अकेला भेजे कैसे, ऐसे जंगल वाले एरिया में जहाँ पर आम आदमी भी जाते हुए डरता है। और ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों को लगातार ख़त्म किया गया है। अगर हम बात करें जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर ही 3000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया था, मध्य प्रदेश में भी कई हज़ार स्कूलों को बंद किया गया था, सरकारी स्कूलों को, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। लगातार आदिवासी क्षेत्रों में ये चीज़ें होती रही हैं और इसीलिए ये आवाज़ें उठती रही हैं कि समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। कि बात आती है कि पूंजीपति तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है, लेकिन एक गरीब का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा, वो कैसे अपने बच्चे को उसी बराबरी में पढ़ाई करा सके? क्या इस देश में संविधान ने ये नियम बनाया था कि एक रिक्शे वाले का बच्चा भी रिक्शे वाला ही बनेगा? या बाबा साहब ने जब ये संविधान बनाया था तो उन्होंने ये कहा था कि एक रिक्शे वाले का बच्चा भी राजा बन सकता है? उसी बात को देखकर हमें देखना होगा और सोचना होगा कि अब समय आ चुका है समान शिक्षा, समान अधिकार के लिए। इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से धन्यवाद।